सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों पर नजर डालेंगे। कई कार्यक्रमों में आज सीएम शामिल होंगे। रायगढ़ सामाजिक सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम, जिसके बाद वो रायपुर में दंतेश्वरी डायलॉग 2025 कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद पाशजन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम। तो आज सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और साथ ही रायगढ़ सामाजिक सम्मेलन में सबसे पहले वो शामिल होंगे। उसके बाद रायपुर में दंतेश्वरी डायलॉग 2025 में शिरकत करेंगे और उसके बाद पाशजन कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए सीएम आज नजर आएंगे। तो आज बैक टू बैक कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय दिखेंगे और शिरकत करते हुए नजर आएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर एआईसीसी ने अब नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। ओबीसी डिपार्टमेंट के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। देश भर से बनाए गए हैं 3 वाइस चेयरपर्सन, जिसमें 60 नेशनल कोऑर्डिनेटरों की भी नियुक्ति की गई है और 6 जॉइंट कोऑर्डिनेटर भी यहां पर बनाए गए हैं। तो एआईसीसी ने यहां पर एक बड़ा ऐलान किया गया है और ओबीसी डिपार्टमेंट में यहां पर नियुक्तियां की गई हैं। आदेश जारी किया गया है जिसमें 3 देश भर में चेयरपर्सन बनाए गए हैं और साथ ही 60 नेशनल कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया है। 6 जॉइंट कोऑर्डिनेटर को भी यहां पर नियुक्त किया गया है। तो यहां पर अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बार कांग्रेस फिर से पहल करती हुई नजर आ रही है और ओबीसी यहां पर जो ट्राइब है उसके लिए यहां पर यह फैसला आया है, जहां पर नियुक्तियां की गई हैं। ओबीसी डिपार्टमेंट के लिए यहां नियुक्तियां की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में कल साई कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम साई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और सुबह 11 बजे मंत्रालय में इस बैठक की शुरुआत होगी। धान खरीदी को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। शीतकालीन सत्र को लेकर भी इसमें चर्चा की संभावना है। साथ ही नक्सल गतिविधियों के ऊपर, नक्सल ऑपरेशनों के ऊपर भी यहां पर समीक्षा हो सकती है। गाइडलाइन जो है, डेडलाइन जो दी गई है, उसके ऊपर यहां पर मंथन किया जा सकता है। तो यहां पर 3 दिसंबर को साय कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता सीएम साय करेंगे। सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी और इस बैठक में धान खरीदी को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा संभव है और साथ ही तमाम योजनाओं की यहां पर समीक्षा करते हुए सीएम दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां खैरागढ़ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर होने पर सियासत देखने को मिल रही है। सीबीआई ईडी कार्रवाई के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सड़कों पर यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे और बड़ी संख्या में यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज बड़ा प्रदर्शन यहां देखने को मिलेगा। तो खैरागढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आएंगे। सोनिया राहुल गांधी पर एफआईआर पर यह सियासत देखने को मिल रही है, जहां सीबीआई ईडी कार्रवाई के खिलाफ यहां प्रदर्शन होगा और सड़कों पर यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। टेम्पो चौक पर कांग्रेस यहां पुतला दहन भी करेगी और साथ ही एक बड़ा आंदोलन यहां पर, बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। ये केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई ईडी जैसी तमाम एजेंसियों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे और जमकर यहां पर आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर सारंगढ़ से है, जहां पर सरसीवा नगर पंचायत के लोगों और सामाजिक संगठनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और शासकीय महाविद्यालय खोलने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 8 दिसंबर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। और लोगों का कहना है कि कांग्रेस की पुरानी सरकार ने सरसीवा में ही कॉलेज खोलने का वादा किया था, लेकिन अब इसे धोबनी में बनाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा सरसीवा नगर पंचायत में कॉलेज का घोषणा किया गया था, जिसके आज ग्राम धोबनी में सरसीवा से कोसों दूर, मतलब 15 किलोमीटर की दूरी में कॉलेज के लिए जगह निरीक्षण के लिए आदेश आते हैं सरकार से, जिसको सरसीवा नगर पंचायत क्षेत्र अगल बगल गाँव वाले सभी इसका विरोध करने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने आए। सुनवाई में आ रहा है कि ग्राम धोबनी में इसको अंतर्थित कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग सर्वदलीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 8 दिसंबर दिन सोमवार को करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कल रायपुर में भारत साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा। ये दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। 3 दिसंबर को ये मैच होगा, जिसकी सारी टिकट्स 20 मिनट के अंदर ही सोल्ड आउट हो गई थी और अब ये मैच का समय आ गया है। कल ये मैच खेला जाना है। रायपुर एयरपोर्ट
पहुंची दोनों टीमें हैं और एयरपोर्ट पर दोनों टीमों का यहां पर भव्य स्वागत हुआ। नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को ये मैच खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे से इस मैच की शुरुआत होगी। तो रायपुर में 3 दिसंबर को भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मैच खेला जाना। ये दूसरा वनडे मैच है। पहले मैच में भारत ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद अब दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट के शॉट्स आपके सामने हैं, जहां पर दोनों टीमों का भव्य स्वागत हुआ और नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को मैच खेला जाना है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नीतीश गर्ग जुड़ चुके हैं। नीतीश, टीमें जो हैं वो यहां रायपुर पहुंच चुकी हैं और टीमों को यहां पर देखकर भव्य स्वागत किया गया और साथ ही इस मैच की यहां पर जो है एक्साइटमेंट बनी हुई है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच होना है और 50,000 से अधिक लोग इस मैच को देखने आने वाले हैं, पूरे न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि भारत देश से। जैसा कि पिछले मैच में रोको का बल्ला गरजा है, ऐसे में इस मैच के और रोमांचक होने की संभावना है और टिकटों को लेकर भी भारी जो है रस्साकसी चल रही है। कई तरीके की खबरें आ रही हैं। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो मोबाइल नेटवर्क जो अस्थायी होते हैं वो तमाम कंपनियों ने लगाने शुरू किए हैं ताकि नेटवर्क एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहे। इसके साथ ही ट्रैफिक का पूरा रूट चार्ट बता दिया गया है कि हर जिले से जो मार्ग आ रहे हैं उन मार्ग में आपकी पार्किंग कहाँ रहेगी, वीवीआईपीज़ को जो पासेस मिलेंगे, आपको कहाँ कार खड़ी करनी है। तो ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट तो अच्छा किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी डिप्लॉयड किए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस कदर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहने वाला है। जो पुलिस बल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में लगा हुआ था डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में, उसमें एसपीजी का पार्ट हटा दीजिए, कुछ केंद्रीय एजेंसियों का पार्ट हटा दीजिए, जितने भी पुलिस पर्सन्स थे वो लगातार डिप्लॉयड हैं, तमाम बड़े स्तर के अधिकारी। तो ये सुरक्षा व्यवस्था है और जो है फैंस को सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि क्या लेकर आना है, क्या नहीं लेकर आना है। गुटखा, बीड़ी, पान मसाला ये सब नहीं लाना है। भारी चेकिंग और स्कैनर से भी गुजरना पड़ सकता है। तो मैच का जोश है, चारों तरफ इस मैच की चर्चा हो रही है और सभी को इंतजार है कि मैच शुरू हो और उस मैच का आनंद ले पाएं और भारत जीते। जी नीतीश, ये सभी की आशा है और फैंस भी यही चाहेंगे कि इस मैच में भी भारत विजय हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सूरजपुर से है, जहां कानून से लोगों को रूबरू कराने के लिए, नए कानून से रूबरू कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई और इस प्रदर्शनी की खास बात ये रही कि यहां पर नए कानूनों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई और बड़े बड़े बैनरों के माध्यम से यहां पर इन जानकारियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं परिवहन विभाग ने यहां पर सहयोग से कैंप लगाया गया और लोगों के यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए गए। दरअसल नए कानून लागू होने के बाद धाराओं में भी यहां पर संशोधन हुआ था, जिसकी जानकारी जनता तक पहुंचाना जरूरी था और इसी के तहत यहां पर ये जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई और इसमें बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे और साथ ही यहां पर स्कूली बच्चों ने भी नए कानून को लेकर नुक्कड़ नाटक करके प्रस्तुति दी। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कई काउंटर भी बनाए गए थे, जहां छात्रों से लेकर बुजुर्ग लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और इसके साथ ही यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर इस प्रदर्शनी का आकर निरीक्षण किया, जायजा लिया। देखिए, जुवेनाइल एक्ट है। जुवेनाइल एक्ट तो खासकर बच्चों के लिए, नाबालिग लोगों के लिए है और बच्चों को इस प्रकार के कानून की अगर जागरूकता मिलेगी, जानकारी मिलेगी तो वो लोग उससे प्रेरणा लेते हुए और अपराध से दूर रहेंगे। उनको पता रहेगा कि क्या अपराध की श्रेणी में है और क्या नहीं है। वे अपने सत्कर्मों के साथ चलें और अच्छे से आगे बढ़ें, खूब पढ़ाई करें। समाज में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस की न्याय की ओर ये कदम अग्रसर करते नजर आ रही है। यानी कि पुलिस के द्वारा न्याय की प्रदर्शनी यानी कि जागरूकता हेतु कानून की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ स्कूली बच्चे भी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कई लोग भी आए हैं जो इस कानून की जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, हम पहले उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनको कितना लाभ होता नजर आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? निकिता। आज ये प्रदर्शनी लगी है, कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सर, जैसे कि हम लोग किसी से बचने के लिए और फ़ोन वगैरह, मतलब क्या क्या चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिली? यहाँ पर
हमें बहुत से आपराधिक कानूनों की जानकारी मिली है, जैसे कि साइबर क्राइम, महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून एवं और अनेक। कि परिवहन को लेकर भी लोगों में जागरूकता आ रही है। ऐसे में पुलिस के द्वारा यह पहल सराहनीय है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि यह प्रदर्शनी कितने दिनों तक चलती है और इसका लाभ और लोगों को कितना मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुरक्षा विस्तार न्यूज, सूरजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां धमतरी जिले से ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को आंख बंद करके 4 कदम चलने पर पैसा डबल होने का झांसा दिया और उससे 4000 रुपए ठग लिए। दरअसल पीड़ित विशाल धनकर रायपुर रोड मित्तल अस्पताल के पास पहुंचे थे, जहां 2 अज्ञात व्यक्ति उनको मिलते हैं और उनसे धार्मिक बातें करना शुरू करते हैं और उन्हें अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये दोनों जो अज्ञात व्यक्ति थे वो ये बताते हैं कि वो हरिद्वार से आए हुए हैं और ये दावा करते थे कि वो हरिद्वार से आए हुए और धार्मिक लोगों से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद ठगों ने यहाँ पर पहले साथी को यहाँ पर 18,000 रुपए देकर ट्रिक को सफल दिखाया, जिसके बाद इस नाटक को दोबारा किया और फिर उसके बाद विशाल से 4000 रुपए लेकर उन्हें आग बंद करने को कहा और उसके बाद 4 कदम चलने की बात कही। जब विशाल ने यहाँ पर आग बंद करके 4 कदम चले, उतनी ही देर में ये दोनों ठग मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने सिटी कोतवाली में पहुंचकर मामले की शिकायत की और थाना प्रभारी राजेश मरई ने यहाँ पर इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट को लेकर हो रहे यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो संतोषजनक तो है, लेकिन यहाँ पर बीएलओ की हालत ठीक नहीं है। बिलासपुर में काम में के दौरान यहाँ बीएलओ बेहोश हो गए और यहाँ पर रायपुर में बीएलओ की एक महिला ने पिटाई भी कर दी। और एक और मामला सामने आया, जहां एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एक बेटी जो 13 साल से अपने परिवार से दूर थी, वो इस प्रक्रिया के दौरान वापस मिल गई। जो अजब गजब कारनामे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं उस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का आखिरी दौर। चुनाव आयोग ने डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है, लेकिन इस 1 हफ्ते ने प्रदेश में खुशियों और गम का ऐसा माहौल ला दिया कि हर तरफ बस एसआईआर ही छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोई पिछड़ा अपने परिवार से मिल रहा है तो कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। केशकाल में एसआईआर ने बूढ़े माँ बाप की खुशियां लौटाई है। 12 साल पहले लड़की लापता हुई थी। रायपुर में शादी कर अपने पति, बच्चों और परिवार के साथ जीवन यापन कर रही थी। एसआईआर के दौरान मिल गई। उससे उलट बिलासपुर में एक बीएलओ के घर गम के बादल छा गए। यहाँ एक बीएलओ सुपरवाइजर गीता कृष्ण की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो वहीं रायपुर में तो अलग ही मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने बीएलओ की जमकर पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग लगातार काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में अब बीएलओ के हाल स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन रायपुर में जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। बीएलओ को मारे हो ना, अंदर करवा इसको, अंदर करवा सर, इसको अंदर करवा सर, इसको अंदर करवाओ। मैं करवा रहा हूँ, मैं इसको अंदर करवा। तुम मार के दिखा। अब महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एसआईआर के सितम में खुशी और गम के बीच सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने एक बार फिर एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। पूरा देश जान रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया से किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है, किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने एसआईआर के काम को लेकर सवाल उठाए हैं। 12 राज्यों में एसआईआर के काम को लेकर विपक्ष की चिंता चुनाव आयोग ने समझी और आयोग ने एसआईआर को लेकर तारीख आगे बढ़ा दी। सूची के मसौदे का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। 15 जनवरी तक मतदाता आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग पक्ष और विपक्ष की बातें सुन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे से हो सके, लेकिन कांग्रेस को ये नागवार गुजर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किए। सवाल वही उठाएगा जिसके कहीं न कहीं उनके मन में खोट होगा, वही सवाल उठाएगा, क्योंकि ये तो जनता के भला के लिए है, देश के भला के लिए, प्रदेश के भला के लिए है। क्योंकि जो इसका नाम एक शहर में भी जुड़ा है, गांव में भी जुड़ा है, तो ऐसे लोगों का नाम कोई एक जगह जुड़े तो ये काम अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अच्छे काम में भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में डिजिटाइजेशन का काम 83.55% पूरा हो चुका है। 51 करोड़ मतदाताओं के लिए बनाए गए गणना फॉर्म में से 99.53% फॉर्म लोगों तक पहुंच चुके हैं। इनमें से लगभग 79% फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। यानी घर घर से बीएलओ जो फॉर्म भर कर लाते हैं, उनमें लिखे नाम, पते और अन्य विवरण को ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किए जा चुके हैं। बावजूद इसके एसआईआर पर सियासत है कि खत्म होने का नाम की नहीं ले रही।
संसद में भी आज ये मुद्दा उठा और सियासत शुरू हो गई। लेकिन इससे परे अब एसआईआर अपने आखिरी दौर में है। चुनाव आयोग के आंकड़े की माने तो 11 दिसंबर तक एसआईआर का काम पूरा हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से कोमल साहू की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बलरामपुर में किसानों ने चक्का जाम किया। खरीदी केंद्र बदलने से किसान नाराज नजर आए। रामानुजनगर रामचंद्रपुर मार्ग को यहां पर जाम करते हुए किसान दिखे। घंटों सड़क पर यहां पर किसान बैठे रहे। वाहनों की लंबी कतार इस दौरान लग गई। रामचंद्रपुर थाना खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला, तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खरीदी केंद्र था वो बदला गया। उसके बाद किसानों ने यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की और सड़क पर बैठकर यहाँ प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, जिससे वाहनों की दोनों तरफ लंबी कतार लग गई। बलरामपुर से आपका खबर सामने आई, जहाँ किसानों ने चक्का जाम किया। खरीदी केंद्र बदलने का ये पूरा मामला था, जिससे ये किसान नाराज नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुंगेली जिले में गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व के अवसर पर 1 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय सतनाम संदेश यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मंडी प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली जाएगी। यात्रा का उद्देश्य समाज में जागरूकता, समरसता और आध्यात्मिक संदेश फैलाना है। आयोजन समिति के मुताबिक 1 से 31 दिसंबर तक जिले भर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। भजन कीर्तन, सत्संग और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा और साथ ही श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में यहां शामिल होने की अपील की गई है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए। देखिए, ये दिसंबर का महीना हम सब जानते हैं, हमारे विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती 18 दिसंबर को आती है। और उनके जयंती जब आती है तो ये जो महीना होता है दिसंबर का महीना, उसको 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लगातार बाबा जी की जयंती हम सब मिल के धूमधाम के साथ, खुशी उमंग के साथ मनाते हैं। तो इस माह को हम सब गुरु पर्व माह के रूप से हम सब मनाते हैं और इसकी शुरुआत हम सब हमेशा प्रतिवर्ष मुंगेली जिला से करते हैं, जहाँ गुरु बालक दास साहेब जी यहाँ राउटी लगाए थे। इस कारण यही मुंगेली जिला से ये गुरु पर्व का संताम शोभा यात्रा प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां एमसीवी के जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक संजय गुप्ता की अध्यक्षता में जिले के सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों की बैठक आयोजित हुई और बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर आगामी बोर्ड परीक्षाओं में जिले के परिणाम को अव्वल बनाया रखना था। और संयुक्त संचालक की निर्देश दिए कि यहां पर प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और उन पर विशेष फोकस भी किया जाए। साथ ही शिक्षकों को छात्रों की कमजोरियों पर ध्यान देते हुए उनकी तैयारी को मजबूत करने के लिए भी कहा गया। और बैठक में मौजूद प्रिंसिपलों ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि इस बार जिले की परीक्षा का परिणाम बेहतर रहेगा और छात्र छात्राएं अधिक सफलता हासिल करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा आगे भी यहाँ पर समय समय पर समीक्षा की जाने की बात भी कही गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी प्राचार्यों को बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट में सुधार करना है। पिछली परीक्षा 2025 हमारे जिले का स्तर 33वें स्थान में था, सबसे छत्तीसगढ़ में नीचे स्थान में था। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सचिव महोदय, हमारे जो है माननीय मंत्री महोदय जी और हमारे जेडी साहब ने विशेष पहल करते हुए कलेक्टर सर के माध्यम से इस योजना के बैठक आज आयोजित किया गया है। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो बच्चे कैसे राज्य स्तर के प्रमुख सूची में स्थान बना सकते हैं, बच्चों की उपस्थिति नियमित रूप से कैसे बढ़े और अच्छा अगर जो गतिविधियाँ हैं उसको कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं। उनकी भूमिका, बहुत सारे प्राचार्य जो नए हैं उनको प्राचार्य के रूप में कैसे अपने दायित्वों को प्रभावी तरीके से निर्वहन करना है, इन सारी चीज़ों को समेकित रूप से लेकर के आज के बैठक का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद एक बार फिर अपने अनोखे और अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में। विधायक हाल ही में यहां पर घीवा गांव में आयोजित गीता जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका पारंपरिक अंदाज देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम का आयोजन राउत यादव समाज की ओर से किया गया था और सामाजिक रैली के दौरान पारंपरिक गाजे बाजे की धुन पर विधायक कुंवर सिंह निषाद उत्साहपूर्वक थिरकते हुए नजर आए। खास बात तो यही रही कि उन्होंने राउत समाज के पारंपरिक राउत दोहे की भी यहाँ पर गुनगुनाते हुए दिखे और उसके साथ ही उपस्थित लोग काफी उत्साहित भी हुए। विधायक का ये अंदाज जैसे ही लोगों ने कैमरे में कैद किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और लोग उनके सरल और जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व की जमकर प्रशंसा करते हुए नजर आए। विधायक कुंवर सिंह निषाद अक्सर अपने अलग और मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उनका यही रूप लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर विधायक का ये वीडियो वायरल हुआ है। विधायक के जो सरल स्वभाव है वो अक्सर यहाँ पर लोगों की प्रशंसा का कारण बनता है। और आज भी यहाँ पर जो ये वीडियो सामने आया है, राउत समाज के इस रैली कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ जब विधायक थिरकते हुए नजर आए, तो यहाँ पर लोगों को उनका ये जो स्वरूप है ये बहुत पसंद आया और ये वीडियो भी वायरल हुआ। साथ ही लोगों ने उनके सरल स्वभाव की प्रशंसा की।